फूलपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का सब्जी वाला अपनी पत्नी शांति और बेटे राजू के साथ रहता था। रामू और उसका परिवार एक बहुत ही साधारण जीवन बिता रहे थे। भाजी बेचकर जो भी कमाई होती थी उससे वह अपना घर चलाते और अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाते। अपनी कमाई से कोई भी धनराशि वह बचा नहीं पाते थे। शांति, मैं इतना मेहनत करता हूँ परंतु हमारे पास कभी पैसा बच नहीं पाता। सब्जी बेचने के साथ मुझे और भी कोई काम करना होगा जिससे हमारे पास कुछ पैसे बचे और वो राजू के आगे की पढ़ाई के लिए काम आए। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। राजू के आगे की पढ़ाई के लिए हमें पैसे बचाकर रखना होगा ताकि उस समय कोई समस्या ना आए। ठीक है, मैं कोई और काम भी देख लेता हूँ क्योंकि सब्जी बेचने का काम तो आधे दिन में हो जाता है। बाकी आधा दिन मेरे पास कोई काम ही नहीं रहता। उस समय मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। अगले दिन रामू शाम को कोई करने लायक काम खोजता है। बहुत लोगों से बात करने के बाद उसे एक काम मिलता है जिसके बारे में वह शांति से आकर बात करता है। शांति, मुझे शाम को करने लायक एक काम मिल गया है। मेरे पहचान के एक मित्र के पास एक टैक्सी है जो वो मुझे भाड़े पर देने के लिए तैयार है। कल से मैं वो टैक्सी चला लूंगा और आधे दिन में ठीक ठाक पैसा कमा पाऊंगा। अरे, यह बात तो बहुत अच्छी है। सब्जी बेचकर हम घर का खर्चा चलाएंगे और टैक्सी से जो भी कमाई होगी उसे राजू की पढ़ाई के लिए बचा कर रखेंगे। लगता है अब आने वाले समय में हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। अगले दिन रामू सवेरे सब्जी बेचता है और शाम को टैक्सी चलाने निकल पड़ता है। परंतु रामू का दुर्भाग्य था कि वह जिस दिन टैक्सी लेकर निकलता उसी दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता और एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें बेकार हो जाती। वह विकलांग हो गया था। उसको एक सरकारी अस्पताल में लोग ले जाते हैं और शांति और राजू दौड़े दौड़े हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हो गया है और वह कैसे है? सब ठीक तो हो जाएगा ना? कोई तकलीफ की बात तो नहीं है? वो खतरे से बाहर है, परंतु मुझे दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि उनके दोनों टांगों में गहरी चोट आई है और हमें उसका ऑपरेशन करके टांगों को निकालना पड़ा। अब वो चल नहीं पाएंगे, परंतु एक उपाय हमारे पास ये है कि हम नकली टांगे लगा सकते हैं, परंतु उसका खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। डॉक्टर साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी। हमारे नसीब ही खराब है। आज पहली बार ही कुछ अलग करने की कोशिश की और टैक्सी चलाई और आज ही एक्सीडेंट हो गया। लगता है हमारे नसीब में रोना ही लिखा है। यह सब देखकर राजू मन ही मन कहता है, मैं कितना असहाय हूँ कि मैं चाहकर भी अपने पापा का इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। आज अगर हमारे पास पैसे होते तो पापा का इलाज हो जाता। आज से मैं और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा ताकि मैं जल्दी ही अपने परिवार की हालत सुधार पाऊँ। यह कहकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन प्रण लेता है कि अपने परिवार की हालत सुधार कर रहेगा और उसके लिए बहुत मेहनत करेगा। एक दो दिन के बाद शांति और राजू रामू को घर ले जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। रामू तो विकलांग हो चुका है। अब घर का गुजारा करने के लिए शांति के पास काम करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। मैं सोच रही हूँ कि अब कोई काम ढूंढ लूं, वरना घर का खर्चा, राजू की पढ़ाई, ये सब कैसे हो पाएगा। भगवान ने मेरी टांगे ही ले ली। इससे अच्छा तो मैं भगवान को प्यारा ही हो जाता। बैठे बैठे तमाशा देखने और अपने बीवी बच्चे को परेशान देखने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। यह कहकर रामू और शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर खड़ा राजू यह सब सुन रहा था और वह भावुक हो जाता है। शांति नौकरी पाने की बहुत कोशिश कर रही थी, परंतु उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ ही दिन में मकान मालिक मकान का किराया लेने पहुंचता है। रामू, अब तुम कैसे हो? तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, परंतु अब 1 महीना हो गया है और मैंने तुमसे पिछले महीने का भाड़ा भी नहीं लिया है। कृपा करके कोई इंतजाम करो, वरना मुझे कोई दूसरा भाड़ोत्री देखना पड़ेगा। अरे साहब, ऐसा मत कहिए, हम जल्दी कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। शांति की नौकरी लगते ही हम आपका पूरा किराया जरूर दे देंगे। ठीक है रामू, मैं तुम्हें 1 और महीने का वक्त देता हूँ। कृपा करके कोई व्यवस्था जरूर बना लेना। ठीक है मालिक, जरूर 1 महीने के अंदर व्यवस्था कर लूंगा। यह कहकर मकान मालिक घर से चला जाता है।
मकान मालिक के जाते ही रामू शांति से कहता है, इस धरती पर गरीब रहना सबसे बड़ा पाप है। गरीब आदमी की यहाँ कोई कदर नहीं है और उसकी परेशानियों से किसी को कोई लेना देना भी नहीं है। ऐसी अवस्था में भी अमीरों को सिर्फ पैसों की बड़ी है। अगर एक महीने में कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई तो पता नहीं क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी छोटा मोटा काम आज से ही ढूंढ लूंगी। जो भी काम मिलेगा उसे मैं कर लूंगी। राजू पूरी बात सुन रहा था और बीच में आकर कहता है, पापा आप चिंता मत करिए, मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूंगा। पागल जैसी बात मत कर राजू। अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो अपने पापा के जैसा रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब हम देख लेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे वजह से तेरे भविष्य में कोई अड़चन आए। पापा आप चिंता मत करिए, मैं बच्चों का ट्यूशन ले लूंगा, उससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और पढ़ाते पढ़ाते मेरा ज्ञान भी बढ़ जाएगा। हाँ बेटा, ऐसा कुछ करना है तो ठीक है, किसी को पढ़ाने से तेरा ज्ञान बढ़ेगा ही। राजू घर में ट्यूशन चालू कर देता है और शांति लोगों के घर में जाकर छोटा मोटा काम करने लगती है। दिन बीत गए और देखते ही देखते राजू बड़ा हो जाता है। वह आईएएस की परीक्षा देता है और उसमें उत्तीर्ण हो जाता है और आईएएस ऑफिसर बन जाता है। वह अपने पिता का ऑपरेशन भी करवाता है और एक बार फिर उसके पिता अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। राजू ने अपनी मेहनत और लगन से अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी जीवन सदा के लिए बदल दिया और फर्श से अर्श तक का सफर तय कर पाया। कोरोना और गरीब। एक फल वाला था, उसका नाम करण था। करण बहुत सीधा साधा और दयालु व्यक्ति था। उससे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। वह अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वह रोज सुबह सब्जी बेचने जाता और शाम को घर लौट आता। एक बार जब करण फल बेचकर वापस आया तो उसकी पत्नी सरला करण से बोली, सुनिए जी, आप जितने भी फल सुबह बेचने जाते हैं उसके हिसाब से तो ज्यादा पैसे आपको मिलने चाहिए। सारे फल बिकने के बावजूद भी आप इतने कम पैसे लेकर क्यों आते हैं? मैं फल बेचकर जितने भी पैसे लेकर आता हूँ, क्या उतने पैसे में हम और हमारे बच्चे 2 वक्त का खाना नहीं खा लेते? क्या हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते? क्या इतने पैसों से हमारा घर नहीं चल पाता? घर तो चल जाता है और बच्चों की भी अच्छी परवरिश हो रही है, परंतु हमें भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। भविष्य की बात भविष्य में देखा जाएगा। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तुम खाना दे दो। करण खाना खाकर सो जाता है। सुबह उठकर रोज की तरह फल बेचने निकलता है। करण की पत्नी सरला को लगता है कि आज मुझे इनके पीछे पीछे जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर ये कैसे फल बेचते हैं जो इतने कम पैसे मिलते हैं। यही सोचकर सरला करण के पीछे पीछे जाने लगती है। सरला देखती है कि करण 2 ग्राहकों को सब्जियां बेचकर आगे बढ़ता है तो उसके पास एक गरीब बुढ़िया आती है और कहती है, बेटा, मेरा बेटा बहुत बीमार है। हमारे पास ना कुछ खाने को है और ना ही पीने को, और ना ही इतने पैसे हैं कि कुछ खरीद के खा सके। क्या तुम मेरे बेटे के लिए थोड़ा फल बिना पैसों के दे सकते हो ताकि कुछ खाकर उसकी जान बच सके? करण यह सुनकर कहता है, फल ले लो और तुमको पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। गरीब बुढ़िया करण को दुआएं देकर चली जाती है। करण फल बेचकर जब आगे बढ़ता है तो एक छोटा सा बच्चा जो भीख मांगता है वो करण से कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। करण थोड़ा फल और बेचकर जब और आगे बढ़ता है तो एक पागल करण से फल मांगने लगता है। करण उसको भी फल देकर आगे बढ़ता है। इस तरह करण 30% फल गरीब और बेसहारा लोगों में बांट देता है। करण का यह रोज का काम था। इस तरह अब तक हजारों लोगों की मदद कर चुका था। करण की पत्नी को यह सब पता चलता है। करण जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी इसी बात को लेकर उससे झगड़ा करती है। गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना बहुत अच्छा कर्म है और अच्छे कर्मों का अच्छा बदला मिलता है। देखिए जी, गरीबों को बांटने में जितने पैसों का नुकसान हो रहा है उन पैसों पर मेरा और इन बच्चों का हक है। मैं आपको इन पैसों को बर्बाद करने नहीं दूंगी। देखो सरला,
तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हारा काम है घर संभालना, तो तुम घर संभालो और मेरा काम मुझे करने दो। अगर ये बात है तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर आप अपना घर खुद संभालते रहिएगा। उफ, मुझे तुमसे बहस नहीं करना, अब चुप हो जाओ। फिर अचानक करण की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह खामोश होकर बैठ जाता है। सरला को करण की तबीयत का कुछ पता नहीं होता। अगले दिन सुबह करण फिर से फल बेचने निकलता है। इन दिनों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था। करण जब घर वापस आता है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। रात में करण की ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है और वह कराहने लगता है। क्या हुआ? मेरा बदन बहुत भारी भारी है, पता नहीं कल से मुझे क्या हो रहा है। देर रात तक करण को तेज बुखार हो जाता है। सरला करण के माथे पर हाथ रखती है और कहती है, सुनिए जी, आपको तो बहुत तेज बुखार हो गया है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। इतनी रात को कहाँ डॉक्टर मिलेगा? डॉक्टर के पास कल चलते हैं। ठीक है, मैं आपके सर पर पट्टी किए देती हूँ, आपका बुखार कम हो जाएगा। ठीक है। सरला करण के सर पर पट्टी करने लगती है, लेकिन करण का बुखार घटने की जगह बढ़ने लगता है। अब करण को बुखार के साथ साथ खांसी भी आने लगती है। सरला, मुझसे ठीक से सांस नहीं लेने बन रहा है। रुकिए, मैं अभी पीठ सहला देती हूँ, आपको इससे आराम मिलेगा। इससे भी करण को कुछ आराम नहीं मिलता। समय गुजरने के साथ साथ करण की तबीयत और खराब होती है। करण की हालत देखकर सरला और बच्चे रोने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से रात कटती है और सुबह हो जाती है। सरला करण को लेकर बाहर निकलती है। बाहर बहुत सन्नाटा होता है, कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिलता। सरला एक व्यक्ति से कहती है, भैया मेरे पति को अस्पताल तक पहुंचा दीजिए, बहुत बीमार हैं। बहन, पूरे शहर में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। पुलिस बाहर निकलने वालों को बहुत मार रही है। मैं खुद पुलिस से बचकर भाग रहा हूँ। भैया, कोरोना वायरस क्या होता है? कोरोना वायरस से वही होता है जो आपके पति को हो रहा है। आपके पति को भी कोरोना हो गया है। यह कहकर वह व्यक्ति चला जाता है। सरला सबसे मदद मांगती है, परंतु उसकी मदद कोई नहीं करता। सरला, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। सरला फल के ठेले पर करण को लिटाकर अस्पताल भागती है। रास्ते में करण के शरीर में हरकत होना बंद हो जाती है, सिर्फ तेज तेज सांसें चलती रहती हैं। सरला करण को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाती है। अस्पताल के बाहर भीड़ लगी होती है। सरला अस्पताल के कर्मचारी से कहती है, भैया इन्हें भर्ती कर लीजिए। यहाँ इतनी भीड़ लगी है, तुमको दिखाई नहीं देता? जाओ, जाकर लाइन में लग जाओ। भैया इनके पास ज्यादा समय नहीं है, ये मर जाएंगे। हाँ तो हम क्या करें, सभी मर रहे हैं। भैया ऐसा मत कहिए, हमारी मदद कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम 50,000 रुपए और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आओ, तब हम इनको भर्ती कर लेंगे। न मेरे पास 50,000 रुपए हैं और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर। तो यहाँ क्या कर रही हो? भागो यहाँ से, जाओ अपने पति को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराओ। सरला उससे बहुत मिन्नतें मांगती है, मगर वह नहीं सुनता। सरला अपने पति से रोते हुए कहती है, मैंने कहा था ना आपसे कि पैसे बचा कर रखिए, आपने मेरी एक नहीं सुनी। अगर वो पैसे होते तो हम आपका इलाज करवाते। यह कहकर वह अपने पति को ठेले पर लाद कर सरकारी अस्पताल ले जाती है। रास्ते में करण को देखकर लोग उसके पास आते हैं। धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग करण के पास इकट्ठा हो जाते हैं और सब करण को अस्पताल ले जाते हैं। सरला समझ नहीं पाती कि ये लोग कौन हैं। वो सारे लोग मिलकर करण के लिए ढेर सारे पैसे इकट्ठे करते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करते हैं। करण हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। सारे लोग करण की सलामती की दुआएं मांगते हैं। सरला उनसे पूछती है, आप लोग कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? उनमें से एक कहता है, करण ने हमेशा हमारी मदद की है, भूखों को खाना दिया, बेसहारा और यतीम बच्चों का पेट भरा। आज भला हम कैसे उसको अकेला छोड़ देते। इतने में डॉक्टर आता है और सरला से कहता है, आपका पति अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर सरला खुश हो जाती है।
उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता है। सरला उन सभी लोगों के पास आकर उनका धन्यवाद करती है। कुछ हफ्तों बाद जब सब ठीक हो जाता है तो करण अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। करण घर आकर सरला से कहता है, देखा सरला, मैं कहा करता था ना, अच्छे कर्मों का अच्छा बदला मिलता है। अगर मैं उनके मुश्किल वक्त में उनका काम ना आया होता तो आज वो सब मेरी मदद ना करते। हाँ, आप सही कहते थे, मैं ही गलत थी। आज उनकी वजह से ही आपकी जान बच पाई है।